हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स वाला पर। और आज से हम लोग एक ऐसी सीरीज शुरू करें जिसमें साइंस के मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप बिहार बीएड, डीएलएड, पैरामेडिकल, बिहार कार्यालय परिचारी, बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर वो हो दरोगा का एग्जाम, मध्य निषेध सिपाही या फिर बीएसएससी के तहत सीजीएल 4 लेबोरेटरी असिस्टेंट, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इनके अलावा भी अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर साइंस विषय आता है, तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो डेली अब ये क्लास होगी जिसमें मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। इसके अलावा इस क्लास के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यहीं पर आपको आपके सभी एग्जाम्स के अपडेट, क्लास के नोट्स, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? किसको भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा? मैग्नीशियम रिबन का जलना, लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना या फिर फलों का पकना। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब होगा जहां पर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पदार्थ है, वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ सके। तो ऐसे जो भी परिवर्तन होंगे वो भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, प्लस यहाँ पर कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा और इनको बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें, सवाल के जवाब का आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। आप बर्फ को मेल्ट कर दीजिए, पानी को दोबारा से फ्रिज कर दीजिए, वापस से बर्फ बन जाएगी। लेकिन मैग्नीशियम रिबन का जलना, लोहे में जंग लगना और फलों का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। जब लोहे लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होगा? आपके पास आयरन है, आयरन में आपने HCl को ऐड कर दिया। HCl को ऐड करने पर होगा क्या? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण और जल बनेगा। तो सिंपली है, आपके पास अगर आयरन मौजूद है और आपके पास HCl है तो डेफिनेटली क्या चीज़ बनेगी? तो याद रखिएगा, जब भी कभी हम किसी भी एसिड को धातु के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है? श्वसन कैसी प्रक्रिया है? एक्सोथर्मिक है, ऊष्मशेपी है, ऊष्मशोषी है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है या फिर एक संयोजन अभिक्रिया है? तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। अगला सवाल। जब मैग्नीज या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड को कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या चीज़ बनेगी? कौन सी गैस जो है वो उत्सर्जित होगी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस जो है वो उत्सर्जित होगी। क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ पर उत्सर्जित होगी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। वसा और तेल युक्त भोजन में बासीपन रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी हमारे ऑयली फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो खराब ना हो तो हम उनमें क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, रिडक्टेंट करेंगे, कूलेंट करेंगे या फिर एंटीऑक्सीडेंट? तो याद रखना है, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड किए जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है। सफेदी करने के बाद दीवारों पर चमक किसके बनने के कारण आती है? तो आपने देखा होगा, जब आप कभी व्हाइट वॉश कराओगे तो व्हाइट वॉश करने के बाद दीवारों पर एक शाइन सी आ जाती है। वो किसकी वजह से आएगी? वो आएगी क्योंकि जो क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारों पर जो है वो चमक आती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक ब्राउन कलर की गैस उत्सर्जित होती है और वो ब्राउन कलर की गैस आखिरकार है क्या? वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है,
नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसे हम कहते हैं लाफिंग गैस, इसे हास्य गैस कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे हास्य गैस कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। लोहे की कील की कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? अगर आपके पास आयरन है और आपने उसे कॉपर सल्फेट के अंदर मिला दिया है तो क्या चीज होगा? आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी? इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मशोषी अभिक्रिया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होगा जहां पर ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एलपीजी का जलना, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, या जल की बिना बुझे चूल्हे के साथ अभिक्रिया करना। तो याद रखेंगे, एलपीजी का जलना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, जल की बिना बूझे चूने के साथ अभिक्रिया करना, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये होगी जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होगा, कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? यही जो होगा आपका क्या होगा? यही रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक कहलाएगी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रस्ट यानी लोहे का सूत्र, मतलब रस्ट मीन्स जो जंग लगता है लोहे के अंदर, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे, लोहे में जंग लगने के लिए आपके पास लोहा होना चाहिए, हवा में नमी होनी चाहिए या पानी, और साथ में ऑक्सीजन होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, और ऐसे में इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कोरोजन भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये रस्ट का फॉर्मूला होगा Fe2O3। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen liberated during electrolysis. Electrolysis का मतलब हो जाएगा कि जहां पर हम वाटर को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित होगी। तो आपसे सिंपली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहने वाला है? तो 2:1 होता है। याद रखेंगे इनके मोल का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजे नमूनों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा? आपके पास पैकेट फूड है, उस पैकेट फूड में ऑयली फूड आइटम्स हैं, लंबे समय तक उनको प्रिजर्व करना है, तो कौन सी गैस का यूज करेंगे? तो याद रखिएगा, हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है और ये ऑक्सीडेशन को कुछ समय के लिए प्रिवेंट करती है। याद रखेंगे। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वसायुक्त पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण बासी हो जाते हैं? जो भी आपके वसायुक्त जो फूड आइटम्स होंगे वो बासी किसकी वजह से होंगे? तो वो बासी होते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीकरण की वजह से। और इसी को हम बोलते हैं रेंजिडिटी। इसी को बासीपन या इसी को रेंजिडिटी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला जो अवशेप होगा वो उसका रंग कैसा होगा? तो अगर आपके पास है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, जब आप इनको रिएक्ट कराएंगे तो एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और जो रेजिड्यू बनेगा वो होगा सफेद कलर का, व्हाइट कलर का होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होगा? अगर आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है तो वहां पर आपको किस नियम को फॉलो करना पड़ेगा? तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि जो जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान आपके उत्पाद का होगा, और ये नियम एंटोनी लेवियोसर के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है? तो याद रखेंगे, जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, है ना, वो महिलाओं के अंदर क्या कर सकती हैं? हार्मोनल डिसबैलेंस कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल लगभग कितना होना चाहिए? तो जो गूंज बनती है, जो एको बनती है, जब आप बोलोगे और आपकी आवाज जो लौटकर वापस आपको सुनाई देगी, तो कम से कम 0.1 सेकंड तक की जो है होना चाहिए, 0.1 सेकंड तक का समय लगना चाहिए, तभी आपको गूंज सुनाई देने वाली है। अगला प्रश्न है आपके सामने। मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया था?
तो मेंडल साहब ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लगभग 7 साल तक इन्होंने प्रयोग किए, जिसमें इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर ही प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपसे डोमिनेंट कैरेक्टर पूछा जा रहा है, और जो उसमें याद रखना, पौधे का लंबा होना एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, और पौधे का लंबाई या पौधा छोटा होना ये एक कैसा था, अप्रभावी लक्षण था, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीवाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? रीवाइब्रेशन का मतलब होगा ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तनों के कारण ध्वनि का रिफ्लेक्ट होते रहना, ठीक है, गूंज बनते रहना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना साउंड का, तो वही आपका रीवाइब्रेशन कहलाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न, पदप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या है? यानी जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी मिलकर बनी है? तो याद रखेंगे वो बनी है सेलुलोज की, वो मिलकर बनी है सेलुलोज की, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं बिहार एग्जाम्स वाला का, तो अभी यहाँ पर आपको ऑफर मिल जाएगा लक्ष्य सिलेक्शन उत्सव के तहत। आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज़ करना है लक्ष्य 10, तो आपको एडिशनल 10% ऑफ हमारे सभी बैचेस के ऊपर मिल जाएगा। और ये ऑफर जो है मात्र 31 मार्च तक ही आपके लिए वैलिड है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ पे ओवर करूँगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, जहाँ पर मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।